तो लेट्स रिवाइज कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। सबसे पहले देखा था वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, रखा हुआ, जस्ट अप्लाई फोर्स करने पर भी मूव नहीं कर रहा है, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ज़ीरो होगा क्योंकि वेयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दूसरी सिचुएशन कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है और हम प्लेटफॉर्म पे फोर्स लगा रहे हैं। जिस सरफेस पे प्लेटफॉर्म रखा हुआ है वो स्मूथ है और ए और बी के बीच में इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही। तो बी पर अगर फोर्स लगाया तो ए भी उसके साथ आगे जाएगा, ए उसके साथ आगे गया, ठीक है, सो फ्रिक्शन ही उसको आगे लेके जा रहा होगा। इसका मतलब ए पर जो फ्रिक्शन है स्टैटिक वाला वो इसी तरफ लग रहा है जिस तरफ उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए इज़ पॉजिटिव, बट अगर ब्लॉक बी की बात करें तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, इसका रिएक्शन देयर, और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट है। इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी इज नेगेटिव। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देख लिया यहाँ पे कि 4 kg न्यूटन का एक ब्लॉक है, उस पर 18 न्यूटन का 4 kg मास का एक ब्लॉक है, उस पर 18 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं और फ्रिक्शन की वैल्यू ऊपर रखे और नीचे रखे ब्लॉक के बीच में 0.4 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऊपर रखे ब्लॉक का मास 2 kg है, तो हमें बताना है कि भाई बताओ क्या होगा यहाँ पे। तो वैसे तो पूछा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स, सो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं। ऐसी सिचुएशन में चेक करने के लिए हम ऐसे मान के सॉल्व करते हैं इसको कि अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो दोनों ही एज अ सिस्टम की तरह मूव कर रहे होंगे और 18 न्यूटन दोनों पे इफेक्टिवली लग रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर हम केवल इसकी बात करें ए की, तो इसको एक्सटर्नल फोर्स कौन चला रहा है, इसको तो केवल और केवल फ्रिक्शन चला रहा है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसकी, कहाँ गया, इसकी हो सकती है 8 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 8 न्यूटन। सो मतलब इसका मैक्सिमम एसिलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ सकता है, यानी कि अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक एसिलरेशन रहा दोनों का तब तक तो साथ में चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो ये तो 3 ही है, उससे कम है, तो इसका मतलब कि साथ में चल रहे होंगे, रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही होगी। ठीक है, अच्छा ये मैं रिपीटेड क्वेश्चंस अगर तुम्हें बताते जाऊँ तो ऐसा लगेगा कि आ गया समझ में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब तुम खुद से क्वेश्चंस करोगे नए नए टाइप के एक्सरसाइज में और उससे, तब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजीली बनेगी। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस। फिर तय कर लिया कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और उसकी वैल्यू 6 न्यूटन होगी। ठीक है, मैक्सिमम पे वैल्यू तक पहुंच ही नहीं रहा, वो 6 न्यूटन तक ही है। फिर करस्पॉन्डिंगली वर्क निकाल लिया सब की वजह से, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे अपन ने वही देखा कि एक तरफ से 36 जूल आया, दूसरी तरफ से -36 आया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स की तरह काम करता है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का किसी भी वर्क किसी भी सिस्टम पे नेट वर्क डन ज़ीरो रहेगा। फिर आगे अपन वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब अकर करता है, जब रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाए, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यू हो सकती है। एक सिचुएशन ली, यहाँ पे ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स लगाया गया और ब्लॉक मूव कर गया आगे, है ना, स्लाइड कर गया। ये रफ सरफेस था लेकिन फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं था कि इसको रोक पाए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पर किस तरफ लग रहा है, ब्लॉक पर इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, दोनों अपोजिट है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन दिस ब्लॉक इज नेगेटिव। ठीक है, और अगर कोई बोले कि ग्राउंड पे बताओ, तो ग्राउंड पे किस तरफ लग रहा है, इसका रिएक्शन पेयर इस तरफ लगेगा, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट एफ के। ठीक है, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ग्राउंड पे ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड मूव नहीं कर रहा, ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट एकदम ज़ीरो है। दूसरा सिचुएशन लिया है कि दो ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, नीचे वाले की स्पीड ज़्यादा है ऊपर वाले से, v1 इज़ ग्रेटर देन v2, क्लियरली स्लाइडिंग होगी।
इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, V1 इज़ ग्रेटर देन V2। तो अगर कोई इस पर बैठ के देख रहा होगा तो उसको ये वाला जो ब्लॉक है ये पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये पीछे जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस तरफ। और ये वाला आगे जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इसका रिएक्शन पेयर। सो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। तो ब्लॉक ए पर काइनेटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क कर रहा है और ब्लॉक बी पर काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो सारे केसेस देख लिए। फिर एक क्वेश्चन किया, यहाँ पे स्लाइडिंग हो जा रही थी, हमने अपना वही चेक पॉइंट लगाया और देखा कि यहाँ पे स्लाइडिंग हो जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेट वर्क डन जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है ए और बी पर, उनका सम ज़ीरो नहीं हो रहा है, इनफैक्ट कुछ नेगेटिव में हो रहा है वो। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन बनाया कि जितना उस प्लेटफॉर्म पर वो रिलेटिवली स्लाइड हुआ होगा, जो कि 9 मीटर हो रहा है, तो हमें फ्रिक्शन की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो नेट वर्क डन आ जाएगा दोनों पर, पूरे सिस्टम पर। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इनसाइड अ सिस्टम इज़ ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि एनर्जी लॉस हो रही है, हीट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एंड इज इक्वल्स टू माइनस फ्रिक्शन की काइनेटिक वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रिलेटिव जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पे देखा कि हमने एक टेबल पे एक ब्लॉक को ऐसे रगड़ दिया सर्कुलर उसमें। सो ऐसा थॉट आया कि यार वर्क डन यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं है, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है। तो हम देखें कि एक्चुअली में जब हम लिखते हैं एफ डॉट एस तो उसमें ये कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन फोर्स की वैल्यू तो हर मोमेंट पे चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। मीन्स दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे नहीं लिख सकते अपन, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको एक एलिमेंट्री पॉइंट लेना पड़ेगा, एक सिंपल एक पॉइंट, और उस पर देखना पड़ेगा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग टेंजेंट होगा, उसके अपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, यानी कि उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो हम डिफरेंशियल एलिमेंट लिखें अगर कि छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू एफ के डॉट डी एस। अब एफ के क्या है, एफ के की वैल्यू लिख दी वहाँ पे, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। डी एस क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 180। कॉस 180 -1 होता है, तो डी डब्ल्यू आ गया अपने पास माइनस म्यू एन डी एस, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, तो म्यू तो कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है। डी एस को इंटीग्रेट करेंगे, डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस है डी एस। डी एस वेक्टर होता तब वो डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन ये तो डी एस है, डिस्टेंस पूरा लिख देंगे 2πr, दिस इज 2πr। तो यहाँ से आंसर निकल के आया, और इंट्यूटिव भी है। ऐसा थोड़ी है कि अगर अपन कुछ टेबल पे अगर ईट से कुछ रगड़ दिया तो हीट जनरेट होगी ही होगी, साउंड जनरेट होगी ही होगी, यानी कि कुछ तो वर्क लॉस हो रहा है, इसलिए। फिर वर्क डन बाय सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स के लिए वर्क निकालने के लिए हमें वही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो कहाँ किस फ्रेम से देख रहे हैं, और जिस फ्रेम से देख रहे हैं तभी सूडो फोर्स जनरेट होगा जब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो फिर वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें याद रखना है। फिर आ गए इंटरनल फोर्सेस। तो जितने भी सारे अपन टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब सिस्टम पे जो भी बात कर रहे थे, इंटरनल फोर्सेस होते हैं, क्योंकि ये बैलेंस आउट हो जाते हैं, इनका रिएक्शन पेयर दोनों बॉडीज़ पर ही लग जाता है। सो इंटरनल फोर्सेस कैन डू वर्क ऑन अ सिस्टम वेन एवर देर इज़ डिफॉर्मेशन। अगर कोई बॉडी पिचक गई, रिफॉर्म हो गई, या रिलेटिव स्लाइडिंग हो गई उनके बीच में, ठीक है, तब तो वर्क डन करेंगे। लेकिन अगर रिजिड ऑब्जेक्ट है, रिजिड यानी कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब उसकी पोजीशन नहीं, उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, उसका साइज़ चेंज नहीं हो रहा है, पिचक नहीं रही है वो, ना बबल आउट नहीं हो रही है, एकदम जैसा शेप है वैसी मेंटेन्ड है, तब फिर हम कहेंगे कि सिस्टम पे इंटरनल फोर्स तब ज़ीरो होते हैं। और यही प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होता है अपना, जिसकी मदद से हम टेंशन्स के रिलेशंस के थ्रू एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे वर्क के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंस्टेंटेनियस वर्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। इंस्टेंटेनियस पावर होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं होता। ये तो एक इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि एक बॉडी को हमने एक फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया 10 मीटर, और सेम सिचुएशन है
10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है, 100 न्यूटन का ही फोर्स है, बट समय बहुत कम लिया। तो इस समय का कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स देखना है, कितनी तेज़ी से या कितने धीरे गई या रिटार्ड होके गई या एक्सीलरेट होके गई, इससे कोई मतलब नहीं है। वी नो द फोर्स, वी नो द डिस्प्लेसमेंट, दैट वी विल नो द वर्क। ठीक है, सो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फिर आ गए अपन थर्ड पॉइंट पे कि अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पर और हमसे कहा गया कि F1 F2 F3 F4 ये सारे फोर्सेस हैं यहाँ, तो बताओ कि बताओ नहीं मतलब कि F1 का जो है जो वर्क आएगा वो इन सभी से इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो व्हेन अ सेवरल फोर्स एक्ट, वर्क डन बाय अ पर्टिकुलर फोर्स ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फोर्सेस। ठीक है, फिर आ गए अपन नेक्स्ट पॉइंट पे कि वर्क दो क्वांटिटीज़ के मिश्रण से बना हुआ है, एक तो फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट होती है, लेकिन फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होती है। तो एक फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी से, तो रिजल्ट भी फ्रेम डिपेंडेंट आएगा। So a force is independent from reference frame, but displacement is dependent on reference frame. Therefore, work done is a frame dependent quantity. मतलब कि work एक frame dependent quantity है। फिर आ गए नेक्स्ट पॉइंट पे कि एक्चुअली में ये जो वर्क है ये एक्चुअली क्या मतलब कौन सी क्वांटिटी में स्टोर हो जाता है। तो आगे बोलेंगे इफेक्ट ऑफ वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और सिस्टम, दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। बहुत ध्यान से देखना इसे, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लिया था अपन ने, जब वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे टेबल पे घूम रहा था तब फोर्स वेरिएबल था, है ना। उसको अब नोट कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। अच्छा, अगर कांस्टेंट होता तो फिर फोर्स को ऐसे बाहर निकाल लेते इंटीग्रेशन से। सो इफ़, ये मैं मिटा दूंगा लिख के, ऐसी बस तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि इफ़ एफ वॉज कांस्टेंट, जो कि पुरानी सिचुएशंस में हो रहा था, तब क्या करते हैं हम वर्क को लिख देते, ये एफ बाहर निकल के आ जाता, एफ डॉट डी एस। और ये डी एस जो है ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ही होता, क्योंकि ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो जाता है एफ डॉट एस। तो अगर कांस्टेंट वर्क डन है तब तो अपन एफ डॉट एस कर सकते हैं, सॉरी कांस्टेंट अगर फोर्स है तो अब तो एफ डॉट एस कर सकते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट फोर्स नहीं है तो फिर इस फोर्स को हम इस इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, यहीं पे ऑपरेट करके देखना पड़ेगा, यहीं पे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, सो दिस कैन बी ऑलरेडी रिटन इफ द फोर्स वाज कांस्टेंट। सो दिस वाज ट्रू ओनली इफ एफ वाज कांस्टेंट। कांस्टेंट फोर्स का मतलब समझते हो ना, कांस्टेंट फोर्स मतलब कि वक्त के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, नहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एफ वेरिएबल है, तो इनफैक्ट तुम अपने दिमाग में यही फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्योंकि ये तो एप्लीकेबल तब भी है जब फोर्स कांस्टेंट है, और ये एप्लीकेबल तब भी है जब फोर्स वेरिएबल है ना। फोर्स कांस्टेंट है तो कुछ नहीं, बस उठा के बाहर लिखो, फिर एफ डॉट एस आ जाएगा। सो दिस इज़ द यूनिवर्सल फार्मूला ऑफ वर्क विच इज़ एप्लीकेबल इवन व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट एंड इवन व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल। ठीक है, तो अब अपन वेरिएबल फोर्स से डील कर रहे हैं। सो इसको लिखा रहने दो, जरूरत नहीं है इस पॉइंट की, लेकिन लिखे रहने दो इसको। अब आ जाते हैं अपन वेरिएबल फोर्स में कि लेट एफ वेक्टर इज गिवन एज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। हमने वेक्टर फॉर्म में एक्स वाई जेड एक स्पेस में एक फोर्स लिख लिया, ठीक है, वेक्टोरिकली, और डी एस वेक्टर को भी लिख लिया, डी एस वेक्टर को लिख लिया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो वर्क क्या होगा यहाँ पे, वर्क होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। ठीक है, यही फार्मूला देख रहे हैं अपन यहाँ। सो एफ लगा दिया यहाँ पे पूरा का पूरा ये, और उसका डॉट प्रोडक्ट लिया डी एस के साथ। सो इंटीग्रेशन ऑफ, लिख देता हूँ मैं अच्छे से, एफ एक्स आई कैप, पहले फोर्स लिखने वाला हूँ यहाँ पे, एफ एक्स आई कैप
प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अच्छा, ये एक्स वाई जेड सब्सक्रिप्ट है, सब्सक्रिप्ट यानी कि एफ इन एक्स डायरेक्शन बता रहा है वो, एफ इन टू एक्स मल्टीप्लाइड नहीं है यहाँ, है ना। सिमिलरली लेकिन यहाँ पे सब्सक्रिप्ट नहीं है ये एक्स, ये डी एक्स एलिमेंटल स्मॉल एलिमेंट्री छोटा सा एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, ये डी वाई डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ वाई है ये, लेकिन यहाँ तो सब्सक्रिप्ट है एफ एक्स। ठीक है, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखना है डी एस वेक्टर के साथ, दैट इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो इसको सॉल्व किया हमने, आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये आया एफ एक्स डी एक्स, फिर जे कैप वाले का जे कैप के साथ तो एफ वाई डी वाई, फिर तीसरा एफ जेड डी जेड। ठीक है, अब वेक्टर तो है नहीं, वर्क स्केलर प्रोडक्ट बन के स्केलर हो गया, तो ये होता है वर्क। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ये तो मैथमेटिकली लिखा है मैंने, जस्ट एक एग्जांपल दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट is displaced is displaced from position vector r1 is equals to 2 I cap plus 3 j cap meters। अच्छे से लिखना, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना, लेकिन गलत डेटा मत लिखना, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर ही गलत आएगा। तो r1 वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, दैट इज 2 I cap प्लस 3 j cap, और यूनिट्स क्या है मीटर, ऐसे दिया हुआ है। 2 R2 का पोजीशन वेक्टर है 4 j कैप प्लस 6 k कैप मीटर्स। ठीक है, सो अंडर अ फोर्स 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप। 3x स्क्वायर आई कैप, 3x स्क्वायर क्या है इसका x कंपोनेंट फोर्स का, और 2y क्या है इसका y कंपोनेंट फोर्स का, दिस मच न्यूटन। तो फाइंड वर्क डन इन दिस फोर्स, तो फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे कि ये जो फोर्स लिखा हुआ है ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है। सो देखो R1 से R2 पे फोर्स लग रहा है, दोनों अलग अलग पोजीशन हैं ये। R1 कहाँ पे है, अगर वैसे तो ये अपन मार्क नहीं कर सकते क्योंकि 3 डायमेंशन में, लेकिन चलो फिर भी अपन ने मार्क कर दिया। ये वाला क्या R1 वेक्टर है, ठीक है, इसकी पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, और ये वाला है R2 वेक्टर यहाँ पे। तो ये उठ के यहाँ से यहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट R1 से R2, दिस इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब तुम सोचो सबसे पहली बात कि जब ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है इसका मतलब कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, और ये जो फोर्स लिखा हुआ है एफ इज़ गिवन एज 3x स्क्वायर प्लस 2y, ये आई कैप वाला है और ये जे कैप वाला है। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे या जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे, तो साथ में ये एक्स और वाई की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी। तो क्लियरली दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, दिस इज़ अ वेरिएबल फोर्स, दिस इज़ अ वेरिएबल फोर्स। और जब स्पेस में इस तरीके से मूव कर रहा है कोई, तो फिर अपन को इक्वेशन लगानी पड़ेगी। वर्क डन क्या होता है एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। अब डी एस कोई एक डायमेंशन में तो है नहीं कि एक्स वाई जेड, ये तो 3 डायमेंशन में घूम रहा है, तो फिर डी एस को क्या लिखना पड़ेगा अपन को, डी एस को लिखना पड़ेगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो बस उठा के अब फोर्स की वैल्यू लिखते हैं। फोर्स क्या है 3x स्क्वायर आई कैप, 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप डॉट, ये फोर्स की जगह लिखा मैंने, ये दिस इज फोर्स, फिर इसके साथ डॉट किसका लेना है ये जो लिखा हुआ है, और उसको फिर कंप्लीट को फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप।
अब किया इसका इंटीग्रेशन, तो आई वाले के साथ आई जाएगा, तो ये आया अपने पास 3x² dx प्लस जे वाले के साथ जे जाएगा, यानी कि 2y dy, और जे कैप तो है, के कैप तो है ही नहीं फोर्स में, जेड डायरेक्शन वाली चीज़ ही नहीं है, इसका मतलब ज़ीरो है, वो ज़ीरो के साथ डी जेड मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही रहेगा। तो बस इतना ही आएगा। अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगानी है, हमें पॉइंट क्या दिया हुआ है, R1 पॉइंट दिया हुआ है 2,3, है ना, 2,3,0। जेड कोऑर्डिनेट कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कि ज़ीरो है जेड कोऑर्डिनेट। और R2 क्या है, R2 है 4, एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो है R2 का, यानी कि 0,4,6। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या आया 2,3,0, और यहाँ पे क्या आया 0,4,6। ठीक है, तब ये इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन 3x³ / 3 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका 2y² / 2। अच्छा, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन किया तो x की लिमिट्स आएंगी, x कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, 2 से लेके 0 तक, तो 2 से लेके 0 तक। ठीक है, ये y का इंटीग्रेशन हुआ तो इसमें कहाँ की लिमिट आएंगी, y की लिमिट आएंगी। y कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, y पहुँच रहा है 3 से लेके 4 तक, तो यहाँ पे आएगा 3 से लेके 4 तक। सबसे पहले तो 3 से 3 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, सो कुल मिला के ये x³ है। यहाँ x³ में सबसे पहले अपन को 0 रखना है अपर लिमिट, सो 0³ - 2³ प्लस यहाँ पे 4² - 3², तो ये आया अपने पास -8 प्लस 4² = 16 -2² = 9, तो ये क्या आ गया अपने पास 16 - 17, है ना, -9 और -8 इज -17, दिस इज -1 जूल। फाइनली वी हैव -1 जूल, दिस इज द फाइनल आंसर। आ रही है बात समझ में? सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इस वेरिएबल वाले मेथड में वर्क डन इज गिवन बाय fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz, और इनका रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट्स लगा दो, x की लिमिट x में आ जाएगी, y की y में आ जाएगी, z की z में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और ग्राफिकल अप्रोच भी समझ सकते हैं अपन, कि जैसे हमारे पास ऐसे है कि एफ एक्स वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ, कुछ इस तरीके से, कुछ भी रैंडम ग्राफ बना देते हैं ऐसे। तो अब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, एफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस विल बी नथिंग बट एरिया अंडर कर्व। वाई डी एक्स क्या होता था, वाई डी एक्स एरिया अंडर कर्व होता था। ठीक है, सो इस ग्राफ के लिए ये जो एरिया शेड किया है, दिस इज एरिया, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यानी कि वर्क डन by x component of force, by x component of force। तो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई एफ एक्स क्या है, किस टाइप का ग्राफ है, तो हम ग्राफिकली भी इंटीग्रेशन से बता सकते हैं इसका आंसर। अच्छा, एक और पॉइंट, जैसे ये तो एक्स एक्सिस से ऊपर ही था पूरा एरिया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस से नीचे आ जाए, तो लेट्स से ये अपना वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है फोर्स का, उसका वेरिएशन है वाई के साथ, और कुछ ऐसा ग्राफ बन गया रैंडमली, कुछ भी बना दिया। ठीक है, तो कुछ पोर्शन तो इसका ऊपर भी आ रहा है, कुछ एक्स एक्सिस के नीचे भी आ रहा है। तो हमने देखा था, लेट्स से इस वाले एरिया को बोल देते हैं W1 और इस वाले एरिया को बोल देते हैं W2। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे नेट एरिया, दैट इज एफ ऑफ वाई डी वाई, तो वो आएगा अपने पास W1 + W2, दिस एरिया प्लस दिस एरिया। बट ये वाला एरिया जो है वो नेगेटिव होगा और ये वाला एरिया जो है पॉजिटिव होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी पॉजिटिव
क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ये वाली वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा ग्राफ दिया है, ओवरऑल वैल्यू में ऐसे प्लस माइनस नहीं करना है, वो तो इंटीग्रेट करके आपस में ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आ रहा है समझ में? मतलब कुल मिला के ये बात बताना चाहता हूँ मैं कि जो एरिया अंडर कर्व है एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉजिटिव आता है और वाई एक्सिस के नीचे नेगेटिव आता है। ये बात अपन ने देखी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समझ जाओ मतलब। अच्छा, दूसरा सिचुएशन, जैसे पहली सिचुएशन में एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाया और किसी ने बस इतना ही ग्राफ दिया, तो हम ऐसे ही मान के चलेंगे कि एक्स में इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना? एक्स में उल्टा भी तो जा सकता है। तो फोर्स का डायरेक्शन मार्क होके आएगा तुम्हारे सामने, ठीक है? ग्राफ में मतलब ऐसे लाइन बना के दे दी, इसका मतलब है कि ज़ीरो से शुरू हो रहा है वाई और फिर बढ़ते हुए इधर तक पहुंच रहा है, ठीक है? लेकिन मान लो सपोज एक दूसरा एग्जांपल लूँ मैं तुम्हारे सामने। ये कुछ एफ जेड है, इसका जेड के साथ वेरिएशन प्लॉट कर रहे हैं अपन, और ऐसा ग्राफ है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि इसमें इस तरीके से मार्क्ड है, ठीक है? तो अब हायर वैल्यू ऑफ जेड से लोअर वैल्यू ऑफ जेड पे जा रहा है, तो अब जो भी है वो बदल जाएगा। यानी कि ये ग्राफ जो नीचे है दिस विल बी पॉजिटिव, और ये जो ग्राफ ऊपर है दिस विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। इसको बहुत गौर से देखो, है ना, कि ये वाला जो एरिया है ये नेगेटिव आएगा और ये वाला जो एरिया है ये उल्टा बोल दिया, ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अब अपन हायर से लोअर जा रहे हैं, हायर पोजीशन से लोअर पोटेंशियल पोजीशन पे जा रहे हैं, इस वजह से, ठीक है? तो अभी तुम्हें आया जाएगा समझ में, अभी अपन जब करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व। सो लेट्स से इसको बस नोट कर लो ताकि नज़र तुम्हारी पड़ जाए इस पर कभी रिवाइज करते टाइम, तो तुम्हें ये पॉइंट ऑन हो जाए। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x है और यहाँ पे फोर्स है। x मीटर्स में है और फोर्स न्यूटन में है, ठीक है? और कुछ इस टाइप का ग्राफ है, ठीक है? कि पहले तो बढ़ रहा है लीनियरली, फिर कांस्टेंट है और फिर घट रहा है लीनियरली, और कोऑर्डिनेट्स भी मार्क्ड है। दिस इज़ 4, दिस इज़ 2, दिस इज़ 0, this is 6, this is 4 and this is 6. So find work done for displacement of 6 meters. तो क्या करोगे? कुछ नहीं, एरिया निकालोगे, ठीक है? तो नेट वर्क डन क्या होगा? पूरा का पूरा ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है क्लियरली, है ना? तो सम ऑफ एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं आता तो कोई बात नहीं, रेक्टेंगल हो तो ट्राइंगल की तरह देख लो। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस, दैट इज़ 2 इंटू हाइट, ठीक है? इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है? 2 इंटू 4, सो 8, ये तो क्लियरली। और यहाँ पे ये 2 है तो हाफ इंटू 2, और हाइट कितनी है? 4 है तो 4। सो नेट वर्क डन कितना आ गया? 4 प्लस 8, इसका 4 हो गया, 2 से 2 कट गया तो 4। सो 4 प्लस 8, और ये भी 4 हो गया, प्लस 4, तो कितना आ गया? 16 जूल। आ गई बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ये तो बस अपन ने एरिया निकाला है जस्ट। अच्छा, ये पॉजिटिव क्यों निकाला, नेगेटिव क्यों नहीं निकाला? कोई बता पाएगा इस बात को? ये पॉजिटिव क्यों आया, नेगेटिव क्यों नहीं आ गया? कि दिख रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और कुछ मेंशन नहीं है डायरेक्शन, यानी कि हम ऐसे ही मान के चलेंगे कि 0 से ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है और 6 मीटर तक पहुंच रहा है। अगर ये क्वेश्चन मान लो ऐसा होता, सब कुछ डेटा एकदम सेम होता और ऐसे जा रहा, ऐसे मार्क होता इस पर कि ऐसे जा रहा है ये,
तब फिर वर्क क्या था, तब फिर नेगेटिव में आता वर्क, 16 माइनस में आ जाता। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट है मीटर्स में। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे है ग्राफ ऐसा, और उस फोर्स की वैल्यू दी हुई है 4x²। ठीक है, ये ओरिजिन है ऑफ कोर्स, और ये वैल्यू दी हुई है 2 मीटर्स। ठीक, सो फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स by force by force for displacing an object from from 0 to 2 meters, from 0 to 2 meters, 0 से 2 मीटर तक इसको खिसकाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है इस ग्राफ के अंडर का एरिया। तो यहाँ भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम मेंशन है ही वैसे तो 0 से 2 मीटर, इसका मतलब मेंशन है ये डायरेक्शन, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन अब इस ग्राफ का 4x² ग्राफ का कुछ एरिया तो जानते नहीं अपन, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ट्रेपेजियम बन गया था, तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ गया था। ठीक है, तो मतलब ट्रेपेजियम था तो उसका फॉर्मूला पता था, लेकिन यहाँ तो अपन कुछ पता नहीं है क्या फॉर्मूला होता है। तो वर्क डन क्या लिखेंगे यहाँ पे, f.dx का इंटीग्रेशन, f क्या है, f है 4x², 4x² dx। कहाँ से कहाँ लिमिट लगाएंगे, x 0 से लेके 2 तक वेरी कर रहा है, तो 0 से लेके 2 तक। तो बस सॉल्व करा इसको, तो 4x³/3 ये इंटीग्रेशन आ गया इसका, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, तो जब रखेंगे लिमिट्स तो 4/3 2³ माइनस 0³ ये आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 4/3 इंटू 2³ 2³ इज़ 8, ये आ गया 32/3 जूल्स। इतना अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है। एक ही एक चीज़ कर रहे हैं इसमें। सर इसका क्या किया है, कौन सा वाला, ये 4x² का इंटीग्रेशन किया, फिर इसका क्या किया। देखो 4x ये समझ में आया कि ये लिमिट 0 से, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको कि 0 से 2 लिमिट्स क्यों रखी है। ठीक है, अब लिमिट्स कैसे रखते हैं मैं एक बार फिर बताता हूँ कि हमने क्या किया। ये जो भी फंक्शन है, ये पूरा जो भी ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं अगर चाहो तो। ठीक है, तो अभी इस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि इस फंक्शन में अपन को लिमिट कैसे रखनी है। तो पहले आएगी ये अपर लिमिट, फिर आएगी ये लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट रखने के लिए क्या करो, पहले ये पूरा फंक्शन रखो 4/3, और x की जगह अपर लिमिट आएगी तो x की जगह चिपकाओ यहाँ पे 2। ठीक है, माइनस पूरा फंक्शन लिखो और फिर लोअर लिमिट लगाओ। सो 4/3 और x की जगह यहाँ पे 0 रख दो। यही समझ में बात। ऐसे हाँ इवेल्युएट सर। करते हैं लिमिट्स, है ना, इंटीग्रेशन की लिमिट्स ऐसे इवेल्युएट होती है। जैसे अगर मैं जस्ट एक रैंडम एग्जांपल दूँ तुम्हें, 3 sin x + 5। ठीक है, 3 sin x प्लस पाई माइनस एक्स, ऐसा कुछ है फंक्शन। ठीक है, ऐसी रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। और लिमिट्स लगानी है इसमें 0 से लेके 5 तक। 5 तक नहीं, इसको करो 0 से लेके π/2 तक लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन पे फोकस करो। पहले क्या आएगी, पहले आएगी x की जगह अपर लिमिट, तो पूरी की पूरी चीज़ लिख दो यहाँ पे, 3 sin π/2 प्लस पाई माइनस, यहाँ पे भी x है तो π/2। ये तो अभी केवल अपर लिमिट का काम हो, माइनस पूरा फंक्शन आएगा और उसमें x की जगह लोअर लिमिट आएगी। तो 3 इंटू साइन 0 प्लस पाई माइनस 0। तो बस सॉल्व कर दो इसको, ये आ गया 3 sin π/2 इज़ 1, पाई माइनस π/2 इज़ π/2।
-3 इंटू साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, और कुल मिला के -पाई बचा यहाँ से। इस चीज़ का आंसर क्या आया है? 3 - पाई/2। तो दिस इज़ 3 - पाई/2। तो ऐसे लिमिट इवेल्युएट करते हैं। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, उस पर एक 10 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है और उस पर एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई किया गया जो वक्त के साथ कुछ ऐसा वेरी कर रहा है। F = 10t, यानी जब टाइम की वैल्यू 0 है तो फोर्स 0 है। टाइम की वैल्यू जब 1 सेकेंड हुई तो 10 न्यूटन फोर्स हुआ। ठीक है, टाइम की वैल्यू जब 2 हो गई तो फिर 20 न्यूटन फोर्स हो गया। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जा रहा है। सो द कंडीशन इज इनिशियली block is at rest, block is at rest, so find work done by force in 4 seconds, 4 सेकेंड्स में कितना वर्क होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल्स टू F.ds का इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले तो वेक्टोरिकली होते हैं ये। फोर्स किस डायरेक्शन में? फोर्स है इस लीनियर डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये तो इंट्यूटिवली सोच ही पा रहे हैं अपन। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में क्या डायरेक्शन है? 0 डिग्री का। सो F.ds वेक्टर से स्केलर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? cos 0 1 होता है। कुल मिला के वी हैव स्केलर के फॉर्म में F.ds। ठीक है, और मान लो सपोज, ठीक है, सपोज नहीं दिया ही हुआ है वो, तो फोर्स की वैल्यू 10t है तो उठा के रख दी यहाँ पे। तो यहाँ से रखा हमने 10t ds। ठीक, अब डिलेमा क्या आ रहा है कि यहाँ पे टाइम वेरिएबल है और ds भी वेरिएबल है। ठीक, अब TDS को कैसे कैलकुलेट करें अपन? TDS कैलकुलेट करना अपने बस की बात नहीं है। मतलब सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है, मतलब जैसे मैंने तुमसे कहा कि 3x² dx इसको इंटीग्रेट कर दो, तो तुम तो कर दोगे क्योंकि वेरिएबल भी x में और ये एलिमेंट्री डिफरेंशियल भी x में। लेकिन यहाँ तो ये t में है वेरिएबल और डिफरेंशियल एलिमेंट ds में, तो यहाँ पे बात अटक जाएगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, और कुछ तरीका सोचते हैं। तो अगर हमें कोई रिलेशन मिल जाए टाइम और ds में तो फिर बात बन जाएगी। सो हमने सोचा चलो ठीक है, फोर्स क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है 10t। अगर फोर्स 10t दिया हुआ है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन विल बी फोर्स बाय मास। न्यूटन का लॉ यही बोलता है ना। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय 10, दैट इज 10t/10। अच्छा, ये F इज इक्वल्स टू ma लिख सकते हैं क्या वेरिएबल फोर्स में? बिल्कुल लिख सकते हैं। फोर्स वेरिएबल है तो एक्सीलरेशन भी वेरिएबल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आ भी रहा है। t, वक्त के साथ एक्सीलरेशन का वेरिएशन है t। 1 सेकेंड है तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है। 2 सेकेंड है टाइम तो फिर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया? हमें मिल गया यहाँ से एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं? एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt। सो dv/dt इज t, तो यहाँ से v को लिख देंगे। v इज़ व्हाट? v इज़ t dt का इंटीग्रेशन। कैसे लिख दिया ये? क्योंकि इसको इस तरफ लेके गए तो ये है अपने पास dv इज इक्वल्स टू t dt। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ से क्या आ गया? v, और यहाँ से क्या आ गया? t dt। तो वो डायरेक्टली लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर v क्या हो गया? यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करो, t²/2। ठीक है, और साथ में एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी आएगा जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों?
क्यों हो जाएगी ज़ीरो? क्योंकि दिया हुआ है इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे, यानी कि वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है टाइम ज़ीरो पर। तो वेलोसिटी अगर ज़ीरो होनी है टाइम ज़ीरो पर तो सी की वैल्यू ज़ीरो होनी ही पड़ेगी। तो हमारे पास नहीं। वी का फंक्शन आ गया। सो वी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई टू। अब वी क्या होता है? वी होता है डी एस बाई डी टी। सो वी इज सर, डी, यस, सी जो जीरो हो रहा है ना, उसकी बात हाँ समझ में नहीं आई। हाँ, देखो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब तुमसे कहा मैंने कि ब्लॉक शुरुआत में रेस्ट पे था, शुरुआत मतलब कि टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर, टी इक्वल टू ज़ीरो पर रेस्ट पे था, यानी कि वेलोसिटी कितनी थी टी इक्वल टू ज़ीरो पर? ज़ीरो। तो जब अगर टाइम को जब तुम इस इक्वेशन में ज़ीरो रखोगे तो वेलोसिटी कितनी निकल के आनी चाहिए? ज़ीरो। हाँ सर, समझ गया। तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ से ज़ीरो, इसलिए मैंने डायरेक्टली तेज़ी से ये करके ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तो अपने पास क्लीन वी और टी में एक रिलेशन मिल गया। अब वी क्या होता है? वी होता है डी एस बाई डी टी। सो डी एस बाई डी टी इज़ नथिंग बट टी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, सो यहाँ से हमने डी एस को क्या लिख सकते हैं? डी एस को लिख सकते हैं टी स्क्वायर डी टी बाई टू। सो डी एस कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर डी टी बाई टू। सो ये मिल गया अब अपन को डी एस यहाँ पे। सो जो गाड़ी अटकी थी वो अब खुल गई। यहाँ पे लिखा हमने 10t और डी एस की जगह लिख दिया टी स्क्वायर डी टी बाई टू। सो टी स्क्वायर डी टी बाई टू। तो टू से ये कटा तो यहाँ 5 बन गया और वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया तो 5। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? टी इंटू टी स्क्वायर, दैट इज़ टी क्यूब इंटू डी टी। अब अपने समस्या का समाधान हो चुका है, क्योंकि अब इंटीग्रेशन में ये वेरिएबल भी टी में आ गया और डिफरेंशियल एलिमेंट भी टी में आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, जो कि क्या हो जाएगा? जो कि हो जाएगा 5 तो एज इट इज़, और टी क्यूब का इंटीग्रेशन इज टी की पावर 4/4। अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगानी है? लिमिट्स लगानी है शुरुआत से लेके 4 सेकेंड्स तक। तो लिमिट विल बी 0 से लेके 4। बस उठा के इस कांस्टेंट को बाहर फेंक दो। सो 5/4, टी की जगह पहले 4 रखो, सो 4 की पावर 4 माइनस यहाँ पे ये रख दो। यूनिट कुछ गड़बड़ तो नहीं आ गया? टी स्क्वायर बाई टू आया ना, वी टी स्क्वायर बाई टू आया, और ये ठीक है, सही है। 10t डी एस क्या क्या रखा हमने? टी स्क्वायर बाई टू, तो टी स्क्वायर बाई टू, ये भी सही है। तो ये 4 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। ठीक है, 4 की पावर 4 क्या होता है? कमान कमान कमान, थोड़ी सी यहाँ जगह बना लेते हैं। तो ये है अपना आंसर। तो क्या है? 5/4 इंटू 4 की पावर 4। एक 4 से एक 4 कटा तो 4 क्यूब बचा। सो दिस इज़ 5 इंटू 4 क्यूब। तो यह है अपने पास 5 इंटू 4 क्यूब। 4 क्यूब इज़ वॉट? 64। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 द 20, 5 6 द 30, 32, 320 जूल्स। तो इतना वर्क मिल गया हमें। नोट कर लो इसको और एब्जॉर्ब करो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो 9th क्लास में काइनेटिक एनर्जी को कैसे पढ़ा था हमने? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by any matter by virtue of its motion। अगर कोई चल रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला मैकेनिक्स में हाफ mv² होता है। सो सबसे पहले लिखो काइनेटिक एनर्जी, इसको अपन काइनेटिक एनर्जी से ऐसे लिखेंगे या कभी कभी केवल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज द इंटरनल कैपेसिटी of doing work of doing work of an object of an object of an object by virtue of its motion, by virtue of its
मोशन, ठीक है। और किसी भी पार्टिकल जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, हम कैसे डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये तो हमें बचपन से ही पता है, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जिसको अपन बोलते हैं p इज इक्वल्स टू mv। ये भी हमें बचपन से पता है। सो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में हम रिलेशन बता सकते हैं कैसे। एक काम करो, मोमेंटम से मास निकाल लो। तो यहाँ से मास निकाल लिया अपन ने, दिस इज p बाय एम, ठीक, p बाय v। और इस काइनेटिक एनर्जी में जाके m की जगह सब्सटीट्यूट कर दो। सो हेयर वी हैव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, m की जगह उठा के p बाय v लिख दिया। सो p बाय v इंटू v²। सो वी हैव हाफ p इंटू v। अच्छा, अब ऐसा रखने से दिक्कत क्या आ गई कि जनरली ऑब्जेक्ट का मास वेरी नहीं करता है ना, वेलोसिटी तो वेरी कर सकती है। तो ये जो रिलेशन लिखा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें मास का कंसिडरेशन नहीं है। तो एक काम करते हैं अपन कि हमने यहाँ से जो मास को वेरी कराया था, मास को लिखा था, उसकी जगह v को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो मतलब ये याद नहीं रखना अपन को, है ना, ये वाली चीज़। तो यहाँ से v क्या लिखी जा सकती है, v कैन बी रिटन एज p बाय m। उठा के v की जगह यहाँ रख दो। तो दूसरा तरीका है काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का, हाफ इंटू m इंटू v²। v की जगह क्या रखेंगे, p बाय m। सो p बाय m का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास m p² अपॉन 2m²। तो एक m से एक m कट गया, तो p² बाय 2m, ठीक है। सो फाइनली ये याद रखना है उनको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² बाय 2m। और याद रखने का कुछ नहीं है उसमें, दोनों ये तो याद है ही और ये भी याद है, एक सेकंड में रीअरेंज करके हम इसको बना सकते हैं। तो अगर कोई बोले कि यार काइनेटिक एनर्जी को हमें रिप्रेजेंट करना है मोमेंटम के फॉर्म में, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो कोई बोले कि मोमेंटम को रिप्रेजेंट करना है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो ऐसे कर देंगे। p² क्या आया है यहाँ से, 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि p इज इक्वल्स टू √2mk, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है अपन को। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में अगर वो वेक्टर्स को लेके ज़्यादा ही फैसिनेट है तो उनके दिमाग में गूंज रहा होगा कि यार यहाँ पे तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ थी p और m, लेकिन काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर डाली हमने। तो कोई बात नहीं, हमने एक्चुअली क्या किया है, हमने यहाँ पे p.p लिया है ना, जब स्क्वायर किया तो p.p आया है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर एक स्क्वायर कर दिया जाए अगर अपन को p वेक्टर का, तो क्या आएगा, p.p। और p.p विल बी p² इटसेल्फ। p और p के बीच का एंगल 0 है, सो p इंटू cos 0 दैट इज़ p²। तो और अगर दिमाग में नहीं आ रही ये बात तो बिल्कुल डीप में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट कोई बता सकता है। काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है तो जूल होगी, हर कोई कहीं की भी एनर्जी हो, सबकी ऐसा यूनिट जूल ही होती है, तो जूल। और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला भी वही होगा जो सब एनर्जीज या वर्क का होता है। सो mLT-2, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से देखो इसको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अच्छा, यहाँ पे मास क्या है, मास तो पॉजिटिव होता है बॉडी का, नेगेटिव तो हो नहीं सकता कभी। और v का स्क्वायर है, वैसे तो v स्पीड आ जाती है यहाँ पे, तो स्पीड भी पॉजिटिव होती है तो उसका स्क्वायर वो पॉजिटिव होगा। सो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और स्पीड का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मास और स्पीड के स्क्वायर का ही प्रोडक्ट है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। ज़ीरो हो सकती है जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, रुक जाए। ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज़ अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी।
So next point is kinetic energy is a non-negative quantity. Non-negative quantity मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये अपन कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल नहीं अपितु बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और एक की वेलोसिटी लेट्स से इसका बहुत पास पास बना लिए, थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं। लेट्स से एक पार्टिकल ये है, इसका मास m1 है और स्पीड इसकी v1 है, कहीं भी रैंडम डायरेक्शन में। ये पार्टिकल का मास m2 है और उसकी वेलोसिटी v2 है किसी रैंडम डायरेक्शन में। एक कोई पार्टिकल है जिसका मास m3 है और उसकी वेलोसिटी कहीं रैंडम डायरेक्शन में v3 है। ये पार्टिकल है अगला m4 जिसकी वेलोसिटी v4 है किसी रैंडम डायरेक्शन में, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर इसको पूरा सिस्टम की तरह देखा जाए, सो नेट काइनेटिक एनर्जी अगर कोई सिस्टम की लिखना चाहता है तो बहुत ही सिंपल, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। सो पहले की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे की काइनेटिक एनर्जी प्लस तीसरे की काइनेटिक एनर्जी, ऐसे करके लिख देगा वो। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ग्रुप of particles is the sum of kinetic energies of the individual particles ठीक है। कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इज इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड सो ऑन, यानी कि हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3v3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बात अपन को ध्यान में रखनी है कि पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लिख दो और उनका स्केलर सम कर दो, बस। इसका तो टेंशन ही नहीं लेना है डायरेक्शन का। क्यों नहीं लेना है डायरेक्शन का टेंशन? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम का टेंशन लेना पड़ता है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम में डायरेक्शन का टेंशन लेना पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी में नहीं, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट है कि नहीं ये देख लेते हैं आप। सो क्लियरली फ्रेम डिपेंडेंट है क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट होती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी is a frame dependent quantity, frame dependent quantity. Kinetic energy is a frame dependent quantity, is a frame dependent quantity because velocity is a frame dependent quantity, ठीक है। इसको फील भी कर सकते हो, मान लो कि एक ट्रेन में बैठे हो तुम जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, वहाँ पे तुम धीरे धीरे ऐसे कैच खेल रहे हो, ठीक है। तो कंसीडर अ सिचुएशन, एक है यहाँ पे बैठा है एक लड़का, एक यहाँ बैठा है और ये कैच खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस ट्रेन में बैठे हैं उसकी स्पीड ही 100 मीटर पर सेकेंड है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रही है वो। लेकिन यहाँ पे तो इनको कोई महसूस नहीं हो रहा होगा, इनको तो लग रहा होगा कि बहुत धीरे धीरे बॉल जा रही है। अब जैसे ही किसी ने बॉल को बाहर फेंक दिया, गलती से बाहर उछल के चली गई बॉल, तो उसकी स्पीड कितनी होगी बॉल की उस मोमेंट पे? लगभग 100 के आसपास। और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो, मान लो सपोज उस बॉल के रास्ते में, और उसके ज़मीन पे खड़ा हो और उसके सर से टकरा जाए बॉल, तब उसको समझ में आएगा कि यार नहीं, इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी थी। यहाँ पे जब उसी
दूसरे फ्रेम में थे, ट्रेन के फ्रेम में, तब तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था इनको झटका सा। लेकिन बाहर आदमी को अगर बॉल छोड़ के अपन ने छोड़ दी और बॉल टकरा गई इस आदमी के सर से जो ज़मीन पे खड़ा है तो वही सिचुएशन अभी, लेकिन उसको इतनी तेज़ लगेगी कि उसका सर भी फट सकता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। अलग अलग फ्रेम में अलग अलग परसेप्शन होगा एनर्जी का, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो कुछ तो ऊपर स्लाइड कर देंगे। हाँ, नोट कर लो अच्छे से। सो लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, द लीनियर मोमेंटम of body is increased by 10%, by 10%. So what is the percent? What is the percent change in its kinetic energy? तो किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम 10% से इंक्रीज़ कर दिया गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि चेंज आ रहा है तो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगा। तो क्लियरली अगर मोमेंटम बढ़ा है, मास तो उतना ही रहेगा, वेलोसिटी बढ़ी होगी, इसी वजह से मोमेंटम बढ़ा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि लीनियर मोमेंटम हुआ है बॉडी का 10% बढ़ गया। तो लेट्स से अगर शुरुआत में मोमेंटम p था तो फाइनल में मोमेंटम कितना हो गया 1.1 p। 10% इंक्रीज़ का क्या मतलब है? 10% इंक्रीज़ का मतलब है कि अगर शुरुआत में 1 p था तो फाइनली कितना हो गया 1.1 p। ये बात, ये मैथमेटिक्स समझ में आ रही है? तो केवल तुम्हारे पास एक्स अमाउंट था शुरुआत में और अगले साल 20% राइज आ गया, तो क्या बोलते हो कितना अमाउंट हो जाएगा तुम्हारे पास? बचपन में पढ़ा ना, 1.2 हो जाएगा, 1.2x। तो उस लॉजिक से अपन ने क्या बोला कि अगर 1p था शुरुआत में और 10% इंक्रीज़ हो गया तो मोमेंटम कितना हो गया फाइनली 1.1p। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मोमेंटम के टर्म्स में, अभी जस्ट ऊपर देखा था, p²/2m, ठीक है। तो हमने कहा चलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी p के टर्म्स में लिख लिया हमने, सो दैट इज़ p²/2m, दिस इज वॉज इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? k फाइनल, दिस विल बी, जो फाइनल मोमेंटम है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 1.1 p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। सो ये कितना है 1.1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1.1 यानी 11 का स्क्वायर 121, यानी कि 1.21 p² अपॉन 2m, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे ये था p²/2m शुरुआत में, और फाइनली क्या हो गया 1.21 इंटू p²/2m, यानी कि अगर शुरुआत में k थी काइनेटिक एनर्जी तो फाइनली कितनी हो गई 1.21 k। ये बात समझ में आ रही है? शुरुआत में अगर k काइनेटिक एनर्जी थी तो फाइनली हो गई 1.21 k, 1.21 टाइम्स ज़्यादा हो गई। अच्छा, जब 10% राइज आता है किसी चीज़ में तो 1 का 1.1 हो जाता है। अगर 1.21 आ गया इसका मतलब कितना परसेंट राइज हुआ होगा? इसका मतलब 21% राइज हुआ होगा। तो आंसर इज काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 21%। ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ही करने हैं सारे क्वेश्चंस इस टाइप के। हाँ, नहीं तो मुझे लगा मेरी स्क्रीन गई पर आ गई एकदम से। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। तुम्हें करना है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एग्जैक्टली तुम्हें करना है। सो यू हैव अ क्वेश्चन हियर,
if speed of a particle is increased by 1%, then find percentage increase in its kinetic energy अगर स्पीड 1% से बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से बढ़ेगी? सॉल्व करो फटाफट इसको। तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ी है, यहाँ पे स्पीड में बढ़ोतरी हुई है 1% से। सो लेट्स से शुरुआत में उसकी स्पीड v थी, तो फाइनली उसकी स्पीड कितनी होगी? 1.01। ठीक है, 1% इंक्रीज़ का इजाफा हुआ है। 10% होता तो फिर 1.10 होता, 20% होता तो 1.20 होता, 9% होता तो 1.09 होता, है ना, 3% होता तो 1.03 होता। 1% इनका इंक्रीज़ है अगर, तो 1.01 हो जाएगा। ठीक है, अब शुरुआत में काइनेट इसकी वैल्यू बेसिस का आंसर आ रहा था 1.0201 p अपॉन 2m। हाँ, सो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में क्या है? हाफ mv²। ठीक है, तो ये इनिशियल लिख दिया अपन ने। ठीक है, दिस इज़ इनिशियल। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v के लिए क्या लिखेंगे आप? जो नई वेलोसिटी है दैट इज़ 1.01 v का होल स्क्वायर। तो देखो हाफ mv² को तो बाहर ले लो, मल्टीप्लाइड बाय 1.01 का होल स्क्वायर। अब 1.01 का होल स्क्वायर करने बैठेंगे अपन, तो कर लेते हैं यहाँ पे 1.01 इंटू 1.01। देखो ये आया 101, फिर आया 00, फिर आया 101, 10201। कितने डेसिमल पॉइंट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो ये आया अपने पास 1.0201 इंटू हाफ mv²। ठीक है, यानी कि शुरुआत में हाफ mv² थी और फाइनली 1.0201 इंटू हाफ mv² हो गई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी k थी और फाइनली काइनेटिक एनर्जी हो गई 1.0201 k। तो कितने परसेंट का इजाफा आया? तो क्लियरली दिख रहा है अपन को 2.01% का इजाफा आया ना, 2.01% का इजाफा आ गया। सो आंसर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 2.01%। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2% भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2.01% और 2% में कोई फ़र्क नहीं है लगभग। तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक फ्रैक्शनल चेंज वाला फार्मूला देखा था जब यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ रहे थे, जब डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे थे। तो ये अल्टरनेट मेथड है और इसी मेथड से हम एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे, कि ये बहुत शॉर्ट मेथड है। तो ये हो गया अपने पास हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर फ्रैक्शनल चेंज का फार्मूला लिखें यहाँ पे अपन, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा k बाई के इज इक्वल्स टू, हाफ तो कांस्टेंट है इसका कुछ नहीं आएगा, मास भी कांस्टेंट है इसका कुछ नहीं आएगा, v ही वेरिएबल है और जो पावर में चढ़ी होती है दैट मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल चेंज उसका लिख देते हैं। ठीक, तो अब इसका परसेंटेज दिया हुआ अपन को 1%, है ना। तो अगर इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी विल हैव डेल्टा k बाई के इंटू 100 is equals to 2 delta v by v into 100 and this is given as 1%। ये चीज़ याद आ रही है दोस्तों, डेजा वू? तो ये 1%, तो ये काइनेटिक एनर्जी का परसेंट चेंज है। ये तो फॉर्मूला परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज़ 2 इंटू 1%, दैट इज़ 2%। तो ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है जिसने लगभग बराबर आंसर दे दिया। ठीक है, अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा गूंज रहा होगा कि हमने जो मोमेंटम वाला ऊपर क्वेश्चन किया है
वहाँ पे कर देते तो क्या दिक्कत थी, वहाँ क्यों नहीं किया ऐसा? तो चलो वहाँ भी कर लेते हैं। सो फिर से सिचुएशन, काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। सो फ्रैक्शनल चेंज वाला फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, डेल्टा k/k इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा p/p। ठीक, मास तो कांस्टेंट है तो उसका कोई फ्रैक्शनल चेंज ही नहीं आएगा, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब 100 से मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो ये आ जाएगा अपने पास डेल्टा k/k इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा p/p इंटू 100। डेल्टा p/p इंटू 100 की वैल्यू दी हुई है हमें, है ना, कितने परसेंट है ये है 10%। तो डेल्टा k/k इंटू 100 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 दैट इज़ 20%। ठीक है, लेकिन अब असली में आंसर तो 21% आया है, लेकिन इस मेथड से 20% आ रहा है। तो ये एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट मेथड है जब चेंज बहुत कम होता है ना। ये 10% का चेंज नेग्लिजिबल चेंज नहीं है, 10% का चेंज काफ़ी चेंज होता है, लेकिन 1% का चेंज एक नेग्लिजिबल जैसा चेंज है ना, 100 में से 1 यूनिट चेंज हो रहा है। तब हम ये फार्मूला बहुत अच्छे सटीकता के साथ बैठ रहा है कि 2% और 2.01 में उतना अंतर नहीं है जितना अंतर 20% और 21% में। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है, दिस इज approximate method, and this can be used only when change associated is very small, आ रही है बात, समझ में आ रही है हाँ सर। ना। इनफैक्ट हमने जो डेरिवेशन किया था ये डेरिवेशन वैसे ही किया था जब बहुत ही छोटे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज, और तुम्हें मैं होमवर्क बताता हूँ। देखो प्रैक्टिस के लिए अभी ये मतलब ये समझ लो, अब तुम्हें लगभग 3-4 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए कम से कम दिन में, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, अपार्ट फ्रॉम रिवाइजिंग नोट्स। तुम्हारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस जो तुम एकदम सॉल्व करते हो वो कम से कम 3-4 घंटे का होना चाहिए अगर तुम डॉक्टर या अच्छे इंजीनियर बनने का सोच रहे हो तो you have to devote at least 4-5 hours in solving questions, particularly in solving questions, no apart from your time of revising notes, reading books। क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब तुम फ्रेश दिमाग तुम्हारा चलेगा, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, तभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी अच्छी वाली। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करनी है पूरी कंप्लीट। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चंस हैं कुछ डीसी पांडे में, दैट आर फ्रॉम एग्जाम्पल 9.3 तक तो होपफुली तुमने कर ही लिए होंगे, 9.4 से लेके 9.6 तक। दीज आर मेयरली 3 क्वेश्चंस एंड वी हैव अ एक्सरसाइज। ठीक है, जो है 9.1, उसमें है अपने पास 10 क्वेश्चंस। तो ये तुम्हें सॉल्व करने हैं, और जब सॉल्व करोगे जो आज अपन ने क्लास में पढ़ा उसी से रिलेटेड है ये सब, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, एक और इसके बाद 9.3 वाला टॉपिक है, उससे भी मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। कितना काफ़ी है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं जो जो चीज़ें तुम्हें बताने वाला हूँ उसका तुम्हें इतना मज़ा आएगा अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तुम्हें एक फ़्लो बन गया तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम्हारी फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग तभी बनेगी जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत सारे। ठीक है, तो ये प्लीज़ सॉल्व करो, और सॉल्व करके ही जब तुम क्लास में बैठोगे तो हर चीज़ अप्रिशिएट कर पाओगे, एवरीथिंग, और तुम्हें आएगा मज़ा, स्पॉन्टेनियसली चलेगा। बस तुम्हें शो अप करना है, तुम्हें बस बैठना है, दिमाग में कोई ज़ोर नहीं लगेगा वंस यू आर विद द फ्लो। सो प्लीज़ सॉल्व क्वेश्चंस, और अगर तुम्हारे पास क्वेश्चंस नहीं है, कॉल मी, डिस्कस विद मी, आई विल गिव यू फोटोज़, आई विल
send you anything, but I will provide you with the questions. ठीक है, रिसोर्सेज की वजह से मत रखो. फोटो हाँ हाँ निखिल, फोटो भेज दीजिएगा सर, हाँ मैं फ़ोटो भेज दूंगा इसकी या फिर सब. मैं इसकी बुक ही डाउनलोड कर लेता हूँ. अगर तुम्हें बुक मिल जाए तो बुक डाउनलोड करके सबको शेयर कर देना ताकि सबको मिल जाए वो बुक, जैसे तुमने वो वाली की थी सिंगेज की. तो अगर बुक मिल जाए तो ठीक है. आपने भेजी थी। मीनवाइल मैं फ़ोटोज़ भेजूंगा. ठीक है चलो बुक मिलते का हैं. नाम क्या है? बुक का नाम है डीसी पांडे. डीसी पांडे. हाँ ओके सर. ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय एवरीवन.